नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के भारी दबाव, जिस तरह से उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और जिस तरह से कास्ट सेंसस की मांग को उठाया, उसके बाद सरकार ने 2025 में कैबिनेट यानी कि सीसीपीए ने 30 अप्रैल को सेंसस जो होने वाला था उसमें कास्ट का भी इन्वेशन हो, उसकी भी गिनती की जाए, इसकी इजाज़त दे दी, उसको मंजूरी दी। और 30 अप्रैल के सीसीपीए के फैसले के बाद कई मौकों पर प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने कहा 25 मई 2025 को एनडीए चीफ मिनिस्टर की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कास्ट सेंसस से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वो मेन स्ट्रीम में आएँगी। यानी कि जो ओबीसी सेंसस होगा, उसमें जो छोटी जातियाँ हैं, वो उनकी संख्या जब पता चलेगी तो सरकार उनको एम्पावर करने के लिए तरह-तरह के उपाय करेगी, ये कहने का मेन मकसद था। लेकिन साल भर के बाद जब सेंसस की शुरुआत हुई, तो अब जो जिसको आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो क्वेश्चन रिलीज़ किए हैं, जो सवाल पूछे जाएँगे जनगणना में, उन सवालों में एससी और एसटी यानी कि दलित और ट्राइबल की जो जनसंख्या मापी जाएगी, जो सवाल पूछे जाएँगे, उसमें तो ड्रॉप डाउन है, यानी कि आप दलितों में कौन से सब कास्ट हैं, कौन-सी कैटेगरी के आते हैं, उसमें आप उसको टिक मार्क कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं, जो ऑप्शन आपको दिए जाएँगे। वैसे ही ट्राइबल कम्युनिटी में भी ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जो ओबीसी कम्युनिटी है, जिस पे कि सारे विपक्षी दलों ने ये माँग की थी कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जो अंतिम जनगणना इसकी हुई थी, वो 1931 के आंकड़ों को हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में कोशिश की थी कि इसकी सोशियो इकोनॉमिक एक जनगणना कराई जाए, लेकिन उन्होंने कराया भी, लेकिन वो डेटा इतना वेग था, उसमें तकरीबन 44 लाख अलग-अलग सब कास्ट चिन्हित किए गए, जिसके बाद सरकार ने उस डेटा को रिलीज़ नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वही काम कर रही है जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। उस समय भी ड्रॉप डाउन नहीं था। जब सेंसस में सब कास्ट की गिनती होगी, तो आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पे भरें, जो भी आपकी सब कास्ट है, ओबीसी के किस जाति से आते हैं, आप खुद भर दें। लेकिन जो जनगणना करने वाले हैं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो मिलान करेंगे उस सूची से और उसके बाद उसको करेक्ट करें या सही करें। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अगर ओबीसी हैं, उसमें ब्राह्मण भी लिख सकते हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं, ओबीसी भी लिख सकते हैं, कुर्मी भी लिख सकते हैं, यादव भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सवाल ये है कि मोदी सरकार ने क्यों रास्ता बदला? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और संजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनील जी आपसे कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या बदल गया? क्या जब सरकार ने ये फैसला लिया था, या तो सरकार की तब भी मंशा यही थी कि वो कोई ओबीसी जनगणना नहीं करेंगे, उसमें लोगों के पास ये ऑप्शन होगा, लोग अपनी जाति सब कास्ट जो भी है, कुर्मी है, यादव हैं, जो कुछ भी हैं, आप खुद से भर दें उसमें, सरकार उसको वेरीफाई नहीं करेगी सेंट्रल और स्टेट लिस्ट से। या फिर सरकार ने 1 साल के बाद ये सोचा कि उनका जो पूरा प्लांक है हिंदुत्व का, उसमें ये डिवीज़न होगा, इसलिए पुराना जो उनका फैसला था, उस पे ही स्टिक रहा जाए और इस बीच में जो कुछ हाल के जिस तरह की घटनाएँ हुई, जिसमें कि युवाओं का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई, सरकार ने अपने कदम खींच लिए। आपको क्या लगता है? धन्यवाद रमेश जी। एक तो हमको आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में कभी नहीं थी। जो उसका निर्णय आया वह विपक्षी दलों के, खासतौर से कांग्रेस के दबाव में उसने निर्णय लिया और इस घोषणा के बावजूद भी उसमें वो चाहती नहीं थी कि ये जातीय जनगणना की स्थिति पैदा हो। और हमारे जैसे लोग ये समझते भी हैं कि जातीय जनगणना को तरजीह देना, उसको समर्थन करना, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको कमज़ोर करना है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। अगर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा कमज़ोर होता है, तो अपनी राजनीति में वो बिछड़ते चले जाते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होती। लेकिन चूँकि एक राजनीतिक माहौल देश में बना हुआ है, वह पिछड़े वर्ग की राजनीति भी कर रही है बीजेपी। अपने तमाम राज्यों में वह पिछड़े वर्ग की लीडरशिप को प्रोत्साहित भी कर रही है। सवर्णों की कोई पूछ नहीं रह गई है पूरी की पूरी पार्टी में और लेकिन नियंत्रण भी रखना है उनको। तो वो जातीय जनगणना के पक्ष में थे। रोज़ उनकी इस मामले में परिवर्तन होते रहे।
और नई नई जो नया क्वेश्चनर आया, उसके पहले जिस क्वेश्चनर की बात करते हैं उसमें फिर जाति जब जनगणना शुरू हुई, उसमें जाति जनगणना को रखा नहीं गया कि नहीं इसके बाद में सूचना जारी की जाएगी और इसके बाद में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को या जातीय जनगणना के इस स्वरूप को बिल्कुल नहीं बनाए रखना चाहती है। वह पूरी तरह से उसकी कोशिश है कि अगर जातीय जनगणना होती भी है या कराने भी पड़ जाए तो कम से कम उसका जो जिस नेचर में, जिस स्वरूप में विपक्षी दल मांग कर रहे हैं, वह न उभर करके आवे या वह नैरेटिव न बनने पावे। वो अभी भी लगे हुए हैं। आप देखिए ना कि पॉपुलेशन में ही वो क्या मांग रहे हैं। एक नई चीज उन्होंने मांगना शामिल कर लिया कि मतगणना सूची में, मतदाता सूची में जो आपका नंबर है, जो एपिक नंबर आपका, वो भी दीजिए। क्या होगा जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में पश्चिम बंगाल में कट गए? क्या होगा जिन लोगों का नाम बिहार में कट गया? क्या 2 करोड़ लोगों से अधिक ज्यादा लोगों का क्या होगा जो उत्तर प्रदेश में कट गए? या जिन 80-90 लाख लोगों का नाम कर्नाटका में और तेलंगाना में कटने जा रहा है, 60 लाख से अधिक लोगों का नाम महाराष्ट्र में कटने जा रहा है, वो क्या करेंगे? क्या उनकी गिनती नहीं होगी? उनकी जनसंख्या में उनकी गणना नहीं होगी? और जो लोग कटे हैं, अगर आप उनकी भी एनालिसिस कीजिए में, उसमें सवर्णों की संख्या कितनी है और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, उनकी स्थिति कितनी है? तो किस तरह से उनको शामिल कर लिया गया? ये नया क्वेश्चनर बनाया गया। जो अब आप अभी यहाँ लद्दाख में ये पूछ रहे हैं कि माता पिता के जन्म स्थान कहाँ है। अरे भाई, माता पिता यहाँ हैं या मान लीजिए कहीं दूसरी जगह भी पैदा हुए हो, तो इसका इस प्रश्न का मतलब क्या है? और खास तौर से इन पर्वतीय इलाकों में, लद्दाख में किसी घुसपैठ हो गई है, किसको खोज रहे हैं आप? लेकिन नहीं, आपको उन इलाकों में बताना है कि माता पिता का जन्म स्थान कहाँ है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है कि बाहर पैदा हुए हैं। तो जो तरह तरह के सवाल आए हैं, इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का जो नैरेटिव है, उसको उस रूप में बिल्कुल नहीं बनने देना चाहती जिस जातीय जनगणना की बात जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल उठा रहे हैं, उस रूप। जी जी संजय, बीजेपी को आखिर ओबीसी का जो सबकास्ट है, ओबीसी की कितनी संख्या है, उससे इतनी परहेज क्यों है, डर क्यों है या कंसर्न क्यों है? जबकि 2014 के बाद बीजेपी जो सत्ता में आई तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ओबीसी ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। अब आज की तारीख में आपको लगता है कि ओबीसी की जो कास्ट है वो अगर गिनती हो जाएगी और उनकी संख्या ज्यादा होगी तो फायदा जो होगा वो मंडल पार्टियों को होगा, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, तेजस्वी यादव को हो, या अलग अलग राज्यों में जो सामाजिक सशक्तिकरण की या मंडल पॉलिटिक्स से जो पार्टियां निकली हैं उनको फायदा होगा। तो बीजेपी को क्यों डर लगता है कि ओबीसी सेंसस नहीं हो और इसलिए वो ऐसा डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं जिसका कि कोई फायदा ही नहीं होगा, जो कि 2011 में हुआ? ऑफ कोर्स बीजेपी एक रिलीजियस कार्ड खेलती है, वो रिलीजन के नाम पे कार्ड खेलती है और उसके अनुसार वो राजनीति करती है। उनका राजनीति कंप्लीटली कम्युनल होता है, रिलीजियस कम्युनलिज्म पे बेस्ड होता है। अगर आप अगर ये कास्ट सेंसस करते हैं और सारे कास्ट आ जाते हैं क्लियर कि कौन कितनी जनसंख्या किसकी है, किस कास्ट की है, तो उसके बाद लोग डिमांड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन हो कास्ट बेसिस पे। तो उसमें बीजेपी की जो राजनीति है जो अभी तक वो करते आ रही है वो फेल हो जाएगी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो जो कास्ट के रूप में एक कास्ट सेंसस आना और कास्ट के रूप में मोबिलाइजेशन, तो ये जो बीजेपी के जो रिलीजियस मोबिलाइजेशन है उसको वो दरकिनार कर देगा। और दूसरी बात, जो कांग्रेस जो कोशिश कर रही है और दूसरी पार्टी जो कोशिश कर रही है जो जातियों पे बेस्ड पार्टी है, उनका वो क्लियर है कि जो सामाजिक समीकरण अगर हमारे साथ है तो हम ये कम्युनल फोर्सेस को हरा सकते हैं, और बीजेपी इसमें हारती हुई दिखना नहीं चाहती है। इसलिए बीजेपी के लिए कहीं से भी ये फायदेमंद नहीं है कि वो कास्ट सेंसस कराए और उसके बाद उसमें कोई अपर हैंड लेने की कोशिश करे। ऑलरेडी बीजेपी का जो अभी रहा है कि अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती है और वो अपर कास्ट के वोटर्स को भी
ये नाराज नहीं करना चाहेंगे कि जो कास्ट सेंसस कर ले। तो बीजेपी हर एक ढंग से इसमें ये कास्ट सेंसस से डिसएडवांटेज में चली जाती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, जबकि उनका डिक्लेयर्ड इंटेंशन है। देखिए बीजेपी जो इस बार जो सेंसस 2026 है वो एक एजेंडे के तरह जो अपना उनका जो एजेंडा है उसी पे वो काम कर रही है। अगर क्या जरूरत है कि अगर आप हमें काउंट कर रहे हैं तो आप हमारे फादर का भी इतिहास जानने की कोशिश करेंगे एज ए सिटीजन कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, वो किस गांव से थे, कैसे। तो ये आउट ऑफ ब्रीफ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कास्ट सेंसस में कि नॉर्मल सेंसस में कि आप रिलीजन उसके रिलीजन के अलावा आप पेरेंट्स का भी डिटेल्स मांग रहे हैं। रिलीजन तो आते ही हैं बट पेरेंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं। इसमें यह हुआ कि जो बहुत सारे लोग को एक ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो डिटेल्स देने में सक्षम नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के जो किस गांव से आया, किस गांव से नहीं आए, कहाँ जन्म हुआ, उसका कोई डिटेल्स हो आपके पास, कोई जरूरी नहीं है आपके पास हो। तो एज ए रिजल्ट आप इस सेंसस के बाद बीजेपी एक ऐसा एक एक समझिए कि दो नागरिकता वाला देश बनाना चाहती है। एक ऐसे जो नागरिक हैं जो, और दूसरा ऐसे जो इसमें नहीं शामिल है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। वो लोग जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हो जाएंगे तो वो डिटेंशन सेंटर या फिर आप गवर्नमेंट के स्कीम से बाहर होंगे बिकॉज दे आर नॉट द वोटर्स ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी इसको जैसे एजुकेशन पॉलिसी और भी दूसरे पॉलिसीज को उन्होंने कॉम्युनलाइज किया और एक अपनी जो एजेंडा है उस पर वो काम करते रहे एजुकेशन पॉलिसी में। सिमिलरली कास्ट सेंसस को उसी रूप में वो उसी दिशा में ले जा रहे हैं और एज ए रिजल्ट मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा और ये नेशन के मूड के खिलाफ भी है। अभी देखिए जो जिस ढंग से नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव है और जिस ढंग से एक कोशिश है जो अदर ऑपोजिशन पार्टीज की जो कास्ट सेंसस लोगों का कास्ट जानना चाहिए और उस हिसाब से बेनिफिट, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोगों के पास पहुंचने चाहिए। अगर बीजेपी नहीं करती है तो बीजेपी समझिए कि जो अभी जो पॉपुलर मूड है, वो सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ जाएगी और जो मेरे ख्याल से जाती हुई दिख रही है। तो बीजेपी ये बेहतर नहीं होता कि देखिए अगर आप आज भी बीजेपी की पावर स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे ओबीसी, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पूरी पार्टी ओबीसी एक तरह से हो गई है। ओबीसी का डोमिनेंस है पूरी पार्टी के स्ट्रक्चर में, कैबिनेट में। आप देखिए कि इतने सारे प्रधानमंत्री तो कितनी बार गिनाए हैं, उनके मंत्रियों ने गिनाया कि कितने 27 ओबीसी मंत्री हैं या 30 ओबीसी मंत्री हैं। तो अगर बीजेपी ओबीसी कास्ट को गिनती तो उसमें अगर आंकड़े जो निकल के आते तो उस पॉलिटिक्स में, चूंकि बीजेपी के पास एक बड़ी आज की तारीख में आप 20-21 स्टेट में हैं, हर जगह पे डोमिनेंस आपका है, तो उस डोमिनेंस का फायदा भी आप ही को मिलता है। या बीजेपी को डर है कि नहीं उस कास्ट वाली पॉलिटिक्स में जो फायदा होगा ये सब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और इस तरह की पार्टियां उठा के ले जाएगी, हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये एक जो ये है कि बीजेपी हमेशा फ्लरिश हुई रिलीजियस कार्ड पे। रिलीजन आप देखिए मंडल कमीशन क्यों, बीजेपी ने मंडल कमीशन के लागू होने के बाद सरकार से जो सरकार उस समय वीपी सिंह की सरकार थी जिसको वो समर्थन कर रहे थे, क्यों ये वापस ले लिया समर्थन? बिकॉज उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो रिलीजियस पॉलिटिक्स थी, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स थी, वो उससे डिसएडवांटेज में जा रहा था। इस वजह से वो नहीं चाहते कि जो कास्ट आइडेंटिटी लोगों में डोमिनेट करे, कास्ट कॉन्शियसनेस डोमिनेट करे, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससीज हो, चाहे एसटीज हो, वो एज ए हिंदू, एक हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही वो उनको घुमाना चाहते हैं, उसी नैरेटिव में बांध कर रखना चाहते हैं। और दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज है वो चाहते हैं कि कास्ट से आने से, कास्ट जो सेंसस होने से ये होगा कि जो सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा और जो कोलिशन होगा, कास्ट कोलिशंस मजबूत होंगे और ये काउंटर होगा
टू द रिलीजियस एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। तो एक जो कांग्रेस की जो नीति है अभी जो है अंडर राहुल गांधी, ये है कि जो कांग्रेस को फिर से वही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहां पे सारे कास्ट, चाहे ओबीसी के अलग सब कास्ट हो, ये उसका उनका एक कोलिशन हो, एक अम्ब्रेला हो, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर होगा अभी के बीजेपी के पॉलिटिक्स का। तो एक ये लेकिन है, तो बीजेपी संजय, आज की तारीख में जब से ये आया है आरजीआई का क्वेश्चन, उसके बाद विपक्ष के तौर पे भी उस तरह से मुखरता से आवाज नहीं उठी है। अखिलेश यादव ने उतनी मुखरता से आवाज नहीं उठाई। कांग्रेस को कई दिन लगे रिस्पॉन्ड करने में। कल जयराम रमेश ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज राहुल गांधी ने भी बात अपनी उठाई है। लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन पहले डिमांड कर रहा था कि कास्ट सेंसस हो, अब क्या लगता है अपोजिशन को भी कि जो देश का मूड है वो इस समय बीजेपी की जो फॉल्ट लाइन है वो है मिडिल क्लास अपर कास्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को ब्राह्मण चाहिए। इनको राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी से जो तबका नाराज है वो अपर कास्ट है। तो अगर इस मौके पर अगर हम ओबीसी की पॉलिटिक्स को ज्यादा इसकी बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा, बीजेपी हो सकता है फायदे में चली जाए। इसलिए सारी पार्टियां थोड़ी थोड़े साइलेंट हैं या बोल भी रही हैं तो उतने मुखर तरीके से नहीं बोल रही हैं कि भाई आपने क्यों नहीं कास्ट सेंसस, आपने वादा किया था लेकिन ओबीसी में आपने ड्रॉप डाउन नहीं दिया। ये हो सकता है, बट आई फील कि जो इनका स्टैंड कांग्रेस और इनके इनके अदर पार्टीज का स्टैंड काफी क्लियर है कि कास्ट सेंसस होने चाहिए। और उसमें किसी ने, ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हैं कि देर से रिएक्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है कि हम ये कास्ट सेंसस ऐसे ही करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं। उनको, गवर्नमेंट को भी अपना स्टैंड अभी क्लियर करना बाकी है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। गवर्नमेंट अगर रिएक्ट करेगी तो उसके बाद अपोजिशन रिएक्ट करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से अपोजिशन अपना जो कास्ट वाला जो राजनीति है उसको छोड़ने नहीं जा रही है, बिकॉज वो जानती है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो न्यूजेंस वैल्यू है और पॉलिटिकली अगर बीजेपी अंडरमाइन होगी तो वो कास्ट से ही होगी। कास्ट को, चूंकि अगर हिंदुत्व नैरेटिव में ये कास्ट आ जाएंगे तो फिर वो उसका बेनिफिट वो उठा नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको रिएक्ट करेंगे। हो सकता है जिस फोर्स के साथ वो रिएक्ट करना चाहिए था नहीं किए, लेकिन हमें वेट करना चाहिए टाइम का कि दे विल ऑफ कोर्स रिएक्ट। उनका नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं है कि जो छोड़ रहे हैं इस पॉलिटिक्स को, ऐसी तो बात नहीं है। सुनील जी, हमने इससे पहले इतिहास में देखा कि जिस जिस पॉलिटिशियन ने इस कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, जैसे नीतीश कुमार का एग्जांपल ले लें, उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी कोर कंस्टिट्यूएंसी महादलित की बनाई। और आज की तारीख में नीतीश का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही माना जाता है कि महादलित का जो वोट बैंक उनके पास में है, कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक है, वो बीजेपी को ट्रांसफर कराते हैं। और अगर ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे बांकीपुर में दिक्कत आई, तो बीजेपी चुनाव हार गई। इसलिए बीजेपी के लिए नीतीश कुमार इस हालत में भी एसेट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसकी पॉलिटिक्स की, महादलित को उन्होंने ग्रूम किया, काफी उस पर नर्चर किया, उनके लिए सुविधाएं दी। अब सवाल है कि बीजेपी का जो यू टर्न, पहले तो बीजेपी तैयार नहीं थी कि कास्ट सेंसस हमें नहीं कराना, दबाव में उन्होंने कास्ट सेंसस की बात मान ली, अब फिर बीजेपी उससे पीछे हट गई है। आपको लगता है कि एक जो फॉल्ट लाइन है अपर कास्ट की, उसको बीजेपी को लगता है कि ये जो नंबर्स आएंगे उसके बाद सारी पार्टियों का अगला कदम ये होगा कि सब कहेंगे कि रिजर्वेशन का जो 50% का ब्रैकेट है उसको तोड़ो, 70% रिजर्वेशन करो, 80% करो, क्योंकि अगर 70% और 60% या 40-50% ओबीसी है तो आपको रिजर्वेशन का कैप सबको मिला के बढ़ाना पड़ेगा। वैसी स्थिति में सारा जो बीजेपी का बैकबोन है अपर कास्ट का वो हिल जाएगा। वो एक अलग आंदोलन शुरू हो जाएगा जो कई राज्यों में अभी चल भी रहे हैं, जिस तरह से यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी उसको लेके हंगामा हुआ। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन दोनों में फंसी हुई है, इसलिए बीजेपी को लगता है कि ये इस समय नहीं है इसको उसमें पढ़ने का। स्वाभाविक सी बात है। आप ये देखिए कि यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया उसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थक वर्ग जो सवर्ण जातियों से आता है। और उसने किस आक्रामक तरीके से उसका विरोध किया। परिणाम क्या हुआ कि उस पूरे निर्णय पर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी सवर्ण मतदाताओं का जो अपना बेस है, उस बेस को कभी खोलने के लिए तैयार नहीं होगी। राजनीति तो कर रही है पिछड़ों की। आप देख लीजिए कि आपके सामने उदाहरण है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई, केवल पिछड़ा वहां का मुख्यमंत्री है। उमा भारती जी से लेकर के आज मोहन लाल यादव तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सवर्ण कैटेगरी से आता और मुख्यमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री सवर्ण है तो पार्टी का अध्यक्ष पिछड़ा है। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार में भी अगर उनके पास अपना कोई मजबूत बैकवर्ड चेहरा नहीं है तो सम्राट चौधरी को स्वीकार कर लिए, जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप है, जिनको बल्कि लेकर के रूडी ने, सुनील जी आपको याद दिला दूं कि राजीव प्रताप रूडी ने तो अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बिहार में अगले 40 साल तक कोई अपर कास्ट का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। नहीं हो सकता। जिस तरह की नहीं, पॉलिटिक्स, तो उन्होंने तो 40 साल कह दिया, अगले 400 साल तक कोई बीजेपी नहीं बनाएगी किसी को। बीजेपी का जो लीडरशिप है वह बाकायदे बैकवर्ड की राजनीति को कर रही है, बैकवर्ड को प्रमोट कर रही है। लेकिन हिंदुत्व के नारे के साथ अगर इन्होंने अगर ये जातीय जनगणना को उसी रूप में अगर ये बढ़ावा देंगे, उपजातियों की बात क्यों कर रहे हैं कि जो प्रमुख जातियां हैं उन जातियों में का जो राजनीतिक विमर्श है वो नहीं पैदा होगा। आपने नीतीश कुमार का उदाहरण है, नीतीश कुमार ने अति दलित, महादलित और अति पिछड़े, ये दो वर्ग छाटे नहीं छाटे, उन्हीं में से छाट लिया। और उनका अपना जो समूह था वो भी उसके साथ बना रहा। जो सवर्ण जातियां थी, खासतौर से जो प्रमुख जाति है भूमिहार बिहार की, वो भी उनके साथ लगी रही। और जो पिछड़ों से और दलितों में से उन्होंने रामविलास पासवान के भी लोगों को अपने साथ काट लिया और लालू यादव के भी समर्थकों को अपने साथ लिया है। वही राजनीति बीजेपी करना चाहती है। उसको यह है कि जो राजनीतिक ताकत हिंदुत्व के अम्ब्रेले में तमाम हिंदू जातियों को एक साथ ला करके उसने पाई है, वह जातीय जनगणना के नाम पर इसमें विभाजन करने के लिए तैयार नहीं होगी। और इसका परिणाम यह होगा कि जो सवर्ण, अगर जातीय जनगणना का उसी स्वरूप में वह बढ़ाने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सवर्ण मतदाता हैं, सवर्ण जातियां, वो बीजेपी से अलग होंगी। सवर्ण जातियां बीजेपी के साथ गई ही क्यों? कि वह पिछड़ों की राजनीति नहीं करती, हिंदुत्व की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और जब अगर आप जातीय जनगणना की राजनीति करने लगेंगे, जिसके समर्थक शरद यादव रहे हैं, मुलायम सिंह यादव रहे हैं, लालू यादव रहे हैं, या आज राहुल गांधी जिस रूप में इस मामले को लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर तो उनका सवर्ण मतदाता उनके साथ नहीं रहेगा। जो दिखाई पड़ने लगा है कि वो भागने लगा। और एक सबसे बड़ा उसका आप लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, हो गया था यूजीसी वाले नोटिफिकेशन में। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो तरह की स्थिति पैदा हुई। वह अपने सवर्ण मतदाताओं को छोड़ना भी नहीं चाहती, छोड़ सकती ही नहीं है, क्योंकि वह ये सवर्ण मतदाता ही है जो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करता है। एक राजनीतिक माहौल यही मतदाता उनका तैयार करता है। जगह जगह खड़ा होकर के बोलेगा मोदी जैसा क्रांतिकारी नेता नहीं हुआ, इतिहास बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो अन्य लोग हैं वो इस शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाते। तो वह वर्ग चाहिए उनको अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को बनाने के लिए। और दूसरा, मतदाता समूह, एक मजबूत मतदाता समूह इनके साथ रहे, इसके लिए वह पिछड़ों की राजनीति करते हैं। जब आपने सही कहा कि जब पिछली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बाकायदे नोटिफिकेशन, मैंने सर विज्ञप्ति जारी हुई कि इसमें कितने पिछड़े हैं, कितने पिछड़े लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो वो राजनीति को करना, लेकिन वह हिंदुत्व की राजनीति को, राष्ट्रवाद की राजनीति को कमजोर किए बगैर। और जो अगर आप इसको उपजातियों में आपने बांट दिया, तो अगर मान लीजिए कि केवल आपने पिछड़ी जातियों को, जो प्रमुख पिछड़ी जातियां जिनका नाम अगर आप लेकर के आएंगे, तो फिर जो वर्तमान आरक्षण का प्रतिशत है इसको बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, जबरदस्त तरीके से दबाव बढ़ेगा। ऐसा नहीं केवल हम और आप चर्चा कर रहे हैं, लोग सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे। और जब वो आरक्षण का जो वर्तमान प्रतिशत है उसको बढ़ाने की जगह आप बात करने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करने लगेगी, तो फिर सवर्ण मतदाता उनके साथ नहीं रहेगा। फिर उसका वो भी कांग्रेस के साथ जा सकता है, चाहे किसी अन्य पार्टी के साथ जा सकता है, इनके साथ तो नहीं रहने वाला है। क्योंकि एक तरह का उसको आश्वासन मिलता है हिंदुत्व की राजनीति के तहत कि उसका जो हित है वो सुरक्षित रहेगा, भले वो संगठन में या राजनीति की बहुत बड़ी उपलब्धियां ना हासिल कर ले। तो भारतीय जनता पार्टी परंपरागत जाति जनगणना की राजनीति को स्थापित करने में कभी भी सहयोगी बनने का प्रयास नहीं करेगी, और जातीय जनगणना से दूर होते हुए दिखाई देना चाहेगी। इसलिए उपजातियों की बात करने लगी है कि उपजातियों में बांट करके इस पूरे के पूरे जातीय स्तर या पिछड़ों के स्तर को कम किया जाए अपने समर्थकों में।
जी। लेकिन सुनील जी, राहुल गांधी के सामने इस समय क्या डायलेमा है? राहुल गांधी के सामने एक डायलेमा तो ये है कि जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, जो यूथ प्रोटेस्ट है, चाहे वो किसी भी वर्ग का यूथ हो, चाहे वो ओबीसी का हो या अपर कास्ट का हो, वो गाँव में बैठा हुआ है, उसके हाथ में भी मोबाइल है, उसकी भी एस्पिरेशन है कि वो बड़े शहरों में जाकर अच्छी नौकरी करे, अच्छे घर को खरीदे, अच्छी गाड़ी में चले। तो जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी उसको कैरी करें, या फिर ये जो जाति वाला की जो पॉलिटिक्स है, उसको अगर वो शुरुआत करते हैं या उस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो कहीं न कहीं एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जो को धक्का लगेगा। इन दोनों के बीच में जो कांग्रेस का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा लेट है, डिलेड है, आपको लगता है कि इन दोनों खाँचों के बीच में ही फँसा हुआ है? राहुल गांधी अपने एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को ही जाति जनगणना के साथ जोड़ करके रखते हैं। वो कहते हैं कि जब आपको पिछड़ों की संख्या की जानकारी होगी तो उनको आप आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बना पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि लोग कितने हैं। वह जब वह सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनमें एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स शामिल है, उससे अलग नहीं है वो। इसीलिए वह उस रूप में बात लेकिन नहीं उसमें फिर करते। अपर कास्ट तो वोट नहीं करेगा ना, अपर कास्ट के नहीं, जो नहीं, नहीं। यूथ है वो नहीं वोट करेंगे। नहीं, अब सब अभी तो सवाल है कि अब मैंने एक जो मतदाता समूह इनसे बिछड़ गया था या जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था उसको साथ लाने की बात है। अभी तो हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत सभी जातियां उनके साथ बटी चली आ रही थी। 2014 में 2019 में उन्होंने वोट दिया ही दिया। जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति थी, सामाजिक न्याय की राजनीति थी, वो कमजोर हो गई। हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की का जो एजेंडा था वो बढ़ता चला गया। तो आखिर इनके पास विकल्प क्या था? अगर आप हिंदुत्व की या आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का काउंटर कैसे कर सकते थे? नहीं, वो सिवाय ठीक है इसके कि आप स्ट्रैटेजी थी, सामाजिक लेकिन अब इस समय जो प्रॉब्लम है कि एक तरफ तो हिंदुत्व वाली स्ट्रैटेजी है, दूसरी तरफ आपको क्लास की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अगर कास्ट की पॉलिटिक्स में आप उलझेंगे, तो आपका क्लास जो है, यूथ है तो या मिडिल क्लास है, वो फिर आपको वोट नहीं करेगा, वो बीजेपी के पास फिर चला जाएगा। क्योंकि वो बिल्कुल एक कहना आपका सही है। बिल्कुल कहना आपका शंकर जी बिल्कुल सही है। लेकिन इसीलिए वो दोनों के साथ खड़े होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह यूथ के साथ भी हैं और प्लस सामाजिक न्याय के साथ भी हैं। वह दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं पैदा करना चाहते और ये नहीं दिखना चाहते कि देखिए देखिए यही खड़े हैं वो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर एक सवर्ण लोगों का चेहरा बनी हुई थी या बनी हुई है, राजनीति कर रही बैकवर्ड्स की वो। लेकिन सवर्णों को लगता है कि हमारे हित वहां सुरक्षित है। आखिर कौन से कारण थे कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग, सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण में विश्वास रखने वाले लोगों ने यूजीसी के नोटिफिकेशन का विरोध किया? वो तो थे एक जगह अपनी जगह, भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रही थी। लेकिन उनको लगने लगा कि जब आप ये आपने एक आदेश लेकर के आए हैं, इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, वो खुल के सामने आ गए। कांग्रेस या राहुल गांधी इन दोनों राजनीति के बीच में, दोनों विमर्श के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और वह जब सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं तो कहते भी वही हैं कि जो लोग समाज के मुख्य धारा में नहीं है या जो लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे लाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। आप इसलिए डेटा आप इकट्ठा कीजिए। और आप और उपजातियों की राजनीति तो अब उस समय शुरू हो गई थी रोहिणी कमीशन का जब गठन हुआ था, आप याद कीजिए ना। नहीं, रोहिणी तो कमीशन उसमें में तो उपजातियों की सवाल बात की गई। उसमें सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि भाई रोहिणी कमीशन को आपने सरकार ने सोचा कि ठीक है, ये सारी जो पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की पार्टी, इसकी पॉलिटिक्स को खत्म करने का तरीका है कि आपने रोहिणी कमीशन बिठा दिया, ताकि जो ओबीसी में सब कास्ट हैं उनकी संख्या पता चल जाए, तो डोमिनेंट जो कास्ट है उसको काटा जा सके। लेकिन आपने 14 एक्सटेंशन दिए, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पे आज तक सरकार बैठी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट को जारी करने का साहस सरकार के पास में नहीं है। सरकार को लगता है कि अगर ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो उनकी पूरी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स डिरेल हो जाएगी। तो सरकार वो पूरी जो प्रोसेस है जिसको उन्होंने शुरू किया, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष आने वाले दिनों में इस मुद्दे को सरकार पे दबाव बनाएगा कि सरकार ओबीसी कास्ट का जो ड्रॉप डाउन है, जो सब कास्ट है, उसकी भी गिनती करे, या फिर जो 4000 जातियां 1931 में रजिस्टर्ड हुई थी, वही 4000 जातियां अगले 20-25 सालों तक चलती रहेंगी? नहीं, वो उपजातियों के आधार पर विरोध नहीं कर पाएंगे। ये भी आप देखिए, आपको जो मेरा अपना मानना यह है कि उपजातियों के आधार पर विभाजन के रोकने की कोशिश करने पर उसी समूह में नाराजगी होगी।
जो आप दलितों की स्थिति आप देख लीजिए ना, दलितों में किस तरह का विभाजन कर लिया नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से विभाजन कर लिया, गैर जाटो पिछड़े दलित, अति महादलित, किया कि नहीं किया उन्होंने, करके अपने साथ एक बड़ा समूह ले लिया। तो ये विरोध नहीं कर पाएंगे। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर वह उपजातियों की जनगणना उतनी ही राजनीतिक रूप से उनको मुफीद थी तो वो लेकर के अब तक बैठे क्यों है। उन उपजातियों के आधार पर भी अगर जब जनगणना करेंगे तो वह आप जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसको कमजोर नहीं कर पाएंगे, वो संभव नहीं है। आप यादव, अहीर, ग्वाला कुछ भी कह लीजिए, किसी नाम से बांट लीजिए, आप किसमें नहीं है। कुर्मियों में क्या 2 तरह के 3 तरह के कुर्मी नहीं होते क्या? बिल्कुल है। लेकिन जब उनको एक राजनीतिक भूमिका की जरूरत होती है तो दोनों एक है, कोई विभाजन थोड़े है। आपस में उनको लगेगा कि अगर इस वर्ग का व्यक्ति है, हमारे पटेल है, तो पटेल समुदाय के लोग उनके साथ इकट्ठे हैं, बाकी और दूसरे समुदाय के लोग जुड़ जाएंगे। भाई गुजरात में सारे पटेल बीजेपी को वोट करते रहे हैं। आप यूपी में देखें कि इस चुनाव को 2024 से पहले तक कुर्मियों का पूरा वोट बैंक बीजेपी को मिल रहा था। बिहार में नीतीश कुमार के कारण मिलता है। तो सवाल ये है कि ये जो सरकार की चिंता या सरकार का डर है, संजय, ये जो बात आपने कही कि जो बैकडोर एनआरसी की एंट्री जो सरकार इस सेंसस में करने की कोशिश कर रही है, उसका एजेंडा तो साफ दिखता है कि सरकार उसको सारे डेटा चाहिए। सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ, सब कुछ चाहिए। लेकिन सिर्फ ओबीसी कास्ट में कौन सी जातियां हैं वो डेटा सरकार को नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को उससे डर लगता है। लेकिन आपको लगता है कि ये बैकडोर एनआरसी एक उसी तरह की कवायद होगी जिस तरह का एसआईआर प्रोसेस हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोग अगले चरण में हो सकता है कि छंट जाएं, उनकी एक अलग नियमावली आ जाए कि भाई इस डेटा में जो सेंसस में लोग आए जिनके माता पिता का जन्म स्थान तय नहीं है, उनका डिटेल नहीं है, उसके लिए अलग क्वेश्चनर भरो, उसके लिए अलग प्रोसेस शुरू हो जाए। देखिए, ये एसआईआर का ही एक एक्सटेंशन इन वन वे ये सेंसस 2026 है। एसआईआर देखिए, अगर मोटा मोटी रूप से देखें तो एसआईआर एक एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स है कि जो आप एक्सक्लूड करते हो। आप ये यहाँ पे जो इंडिया में जो सिटीजन है उसको इंक्लूड करने की कोशिश नहीं है। आप एक आपकी एक कोशिश है कि 2 क्लास ऑफ सिटीजन्स बनाए यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, जो आपके सरकार के द्वारा बताए गए डॉक्यूमेंट्स वो दिखाए, और एक डाउटफुल सिटीजन्स क्रिएट करे जिसको कोई भी बेनिफिट न मिले, जिनको वोटिंग राइट्स भी न रहे। तो ये सरकार की वही पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का ये एक एक्सटेंशन है, ये सेंसस 2026, और वही कोशिश है कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार चूंकि जब विरोध हो गया था तो सरकार को वापस लेना पड़ा था, इस बार उन्होंने सॉफ्ट तरीके से सेंसस में ही वो ऐड कर दिया कि चलो एनआरसी इसी से हो जाएगा। इनका डीएनए, इनका जो पॉलिटिक्स का जो डीएनए है यही है पोलराइजेशन, और ये पोलराइजेशन के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। इनका पूरा जो मेडिसिन है वो पोलराइजेशन ही है। पोलराइजेशन, विदाउट पोलराइजेशन बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी फ्लरिश नहीं कर पाएगी। उनके पास कोई एजेंडा नहीं रहेगा, वो अलग नहीं दिख पाएंगे। तो एक जो इनकी जो कोशिश है, कवायद है कि जो इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना है, और वो हिंदू स्टेट बनाने के लिए उनको कास्ट को दरकिनार करना पड़ेगा, कास्ट को डोमिनेट नहीं करने देना पड़ेगा पॉलिटिकल नैरेटिव में, जो एक कोशिश है। और लेकिन ये समझते, ये इंडिया के मिजाज को ये समझते नहीं है। ये अपने मिजाज को जरूर समझते हैं और उसी से वो कोशिश करते हैं कि इम्प्लीमेंट करे अपने पॉलिटिक्स को। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, कास्ट का जो सच्चाई है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कास्ट कोलिशंस हो। आप हिंदुत्व के नैरेटिव से लोगों को नहीं बांध सकते, ये फेल हो जाता है। बीजेपी रियलाइज करना नहीं चाह रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि हिंदुत्व एज ए पॉलिटिक्स फेल हो रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो मैजिक है
नहीं चल पा रहा, वो नहीं चल पाएगा, बिकॉज इंडिया एक अलग टाइप का कंट्री है, डाइवर्सिटी ही इसका स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिटी ही इसका डीएनए है, और बीजेपी इस डाइवर्सिटी को एक समझिए कि जो यूनिफॉर्मिटी में बदलना चाहती है, कि जो एक सोच में बदलना चाहती है, वह एक कंसेंसस में बदलना चाहती है, जो संभव नहीं है। तो जो इसीलिए वो बीजेपी अपने इस प्रोजेक्ट में फेल होगी। ये ऑफ कोर्स ऑलरेडी सेंसस इन्होंने डिले किया है, डेलिबरेटली 6 साल डिले किया है, 5 साल डिले किया है, उसके बाद भी ये सेंसस जिस हिसाब से चल रहा है काफी कंट्रोवर्शियल है। आपको याद होगा कि राजस्थान में कुछ डेटा जो आए थे कि वहाँ पे ये जो टॉयलेट्स वगैरह जो जाते थे, सबके घर में टॉयलेट्स नहीं थे, अभी भी लोग ओपन टॉयलेट्स करते हैं, ये सब डेटा कुछ जो आए थे सरकार के पास, तो सरकार ने फिर से बोला सेंसस वाले को फिर से आप कीजिए, बिकॉज दे वांट कि जो डेटा निकले इनके प्रोपेगेंडा से मैच करे। प्रॉब्लम इनके साथ ये है, दे वांट कि जो सच्चाई को इनके प्रोपेगेंडा की तरह ही लगे, सच्चाई जो सच है, ये इसमें ये सक्सीड नहीं करेंगे। दैट्स वाई कि ये इनको जो होता नहीं, जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ये, और वो पॉलिटिक्स जो डाइवर्सिटी को साथ लेके जा सके वो नहीं कर सकते, ये फेल होंगे। इनका प्रोजेक्ट ये भी इतना देर से किया हुआ सेंसस ये सक्सीड नहीं करेगा अपने मिशन में, और सेंसस वो चीज़ इंडिया के जो सच्चाई है, इंडिया का जो सही में जो जनसंख्या की जो डाइवर्सिटी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ये अपने ढंग से सच्चाई को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिस ढंग से इनका क्वेश्चन है, जिस ढंग से ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और रीगैदर करवा रहे हैं, उसमें तो यही लग रहा है। बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनील जी आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शंकर जी, आप जो संजय जी ने कहा, ये सरकार गवर्नेंस की बात कब करती है? कोई उनकी पार्टी का कोई नेता गवर्नेंस की बात करता है क्या? ये अपनी उपलब्धियां क्या बताते हैं? फला मंदिर बन गया, फला कॉरिडोर बन गया, फला मंदिरों के समूह को जोड़ दिया गया, क्या क्या हो गया, ये तो बताते हैं। ये आज तक किस पार्टी ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ऐसे राजनीतिक किसी ऐसे मुद्दे पर इस देश की आजादी के बाद कोई आंदोलन शुरू किया हो? कोई इन्होंने यात्राएं निकाली हो कि साहब ये जो स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है, हम यात्रा निकालेंगे? कोई एक आप उदाहरण दे दीजिए। इनके पास आधार ही केवल वही है, ध्रुवीकरण। अब वो ध्रुवीकरण के एजेंडे में सवाल है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको मतदाता सूची से बाहर करो, उनको जनगणना से बाहर करो, इस तरह की राजनीति है। आप अगर गवर्नेंस की बात करेंगे, अगर आप अपनी नीतियों पे बात करेंगे, यूपीए सरकार ने पिछली बार क्या कहा 2014 में, हमने ये काम किए हैं, हमको ये काम करने हैं, आप हमको अपना जन समर्थन दीजिए। आप क्या कहते हैं? सवाल ये है कि आपके राजनीति का तरीका ही वही है। और आज जो इनको ताकत मिली है, हालांकि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि 2014 में जो सरकार आई वो विकास के वादे पे आई। इस सरकार को हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं लाया था लोगों ने, विकास का दावा कर रही थी। 2014 से 2019 तक आप प्रधानमंत्री जी के ही बयानों को याद कीजिए, केवल डेवलपमेंट की बात करते थे। कहा जाता था कि गुजरात का विकास मॉडल बेचा गया, लोगों के सामने रखा गया, यही बात कही जाती थी। लेकिन आगे क्या हुआ? जो आपका एजेंडा था, कोई 370 हमने खत्म कर दिया। अरे 370 खत्म करने से देश को मिला क्या? जिन लोगों के लिए आपने खत्म किया उस राज्य को क्या मिला? आप कहते हैं कि हम घुसपैठ का जो मसला है उसको, अरे घुसपैठ का आप बताओ ना, कितने लोग क्या उन्हें पहचान कर ली? तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति रही है वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर, यही इनकी राजनीतिक ताकत का आधार है, और इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इसको वो कमजोर होना नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप कांवड़ियों पे फूल बरसाते हुए दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में आपने देखा है क्या? पूजा पाठ मेरा धार्मिक निजी कार्य है, मेरा निजी विश्वास है। सरकार का काम मुझे केवल फैसिलिटेट करना है कि मैं अगर मंदिर जाना चाहता हूं तो फिर सड़क साफ सुथरी मिल जाए, लेकिन गंगा जल भी आप उपलब्ध करा देंगे, फूल माला भी आप ही उपलब्ध करा देंगे, जाने वालों के लिए आप कालीन बिछा देंगे, ऊपर से फूल की वर्षा करने लगेंगे, धूप लगने लगेगी तो छाता लगा देंगे। यह काम तो सरकार का नहीं है।
और अगर आप कहते हैं कि धार्मिक गतिविधियों में सरकार इन्वॉल्व होती है, तो भाई आप जब क्रिसमस मनाया जाता है तो क्यों आप इतने सक्रिय नहीं हो जाते? तब भी आप फूल बरसा दीजिए। जब ईद का जब लोग उत्साह मनाते हैं, इस देश में हम लोग हैं ना, तो आप कहते नहीं ईदगाह के अंदर ही आप नमाज पढ़िए। ईदगाह इतनी बड़ी-बड़ी कहाँ होती थी भाई? अगर ईदगाह एक गाँव में छोटे-छोटे गाँव होते थे, उसके अनुसार से ईदगाह बनाई गई, जहाँ लोग जाके नमाज पढ़ते हैं। अगर आप उसी संख्या को, उसी आकार को बना के रखेंगे, ये तो कोई तार्किक सोच नहीं है। और अगर जो चीजें पहले से बनी हुई है उसी में काम करना है, तो फिर आप लोकसभा में सदस्यों की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको नई विधानसभा क्यों चाहिए? आपको नए संसद के नए भवन क्यों चाहिए? आपको केंद्रीय सचिवालय नया क्यों चाहिए? फिर जो आपके पास बना हुआ, रखा हुआ, उसी में काम चलाइए। कोई तर्क है क्या इसका? जी। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि हर एक राज्यों में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स होती है या ज़्यादातर राजनीतिक दलों की जो पॉलिटिक्स है, वो कास्ट बेस्ड है। लेकिन जब कास्टों को एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में शामिल करने का समय आता है, उनकी संख्या जानने का समय आता है, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, तो आप उस समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं कर पाएँगे। लेकिन उस डेटा को जब जानने का समय आता है, तो सरकार को उस डेटा से डर लगने लगता है, क्योंकि आरएसएस ने कई दशक लगाए हैं इस होमोजेनिटी लाने में। समाज में आरएसएस एक कार्यक्रम चलाती है अपर कास्ट और बैकवर्ड क्लास को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम, ताकि उसको हिंदुत्व की चाशनी में डुबो करके आरएसएस उसे एक वोट बैंक का फायदा उठा सके। लेकिन बीजेपी को लगता है कि कास्ट सेंसस होने से वो जो वोट बैंक है, हिंदुत्व का वोट बैंक, वो कहीं क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। शायद इसलिए सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनील शुक्ला जी, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय, आप जुड़े, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.